नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि आंदोलनों के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार दिल्ली की सीमाओं पर 19 दिनों से किसान आंदोलन वहां पर कर रहे हैं और ये आंदोलन अब 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को भूख हड़ताल का काफी असर देखने को मिला है। देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए और सरकार ने भी किसानों को मनाने के लिए अगले दौर की बैठक की जो तैयारी है वो कर रही है। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यहां पर कहा है कि 10 और संगठन सरकार से मिले हैं, सरकार के समर्थन में आगे हैं और हम कृषि कानूनों की हर धारा पर बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा है कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को अब ये तय करके बताना है कि वो अगली बैठक कब करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बैठक निश्चित रूप से होगी और अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनके साथ संपर्क में है। ये वो तस्वीरें हैं जो किसान मिले हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से और उन्होंने सहमति जताई है इन कानूनों पर। और लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, किसान आंदोलन आज 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज एक अहम बैठक किसानों की होनी है जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। उस रणनीति में क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से आगे की बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तो फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस तरीके से आज का दिन जो है वो रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसान जो है अभी तक कहीं ना कहीं आंदोलन पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दिन का भूख हड़ताल भी की गई थी और कहीं ना कहीं उससे किसान सरकार को फर्क जरूर पड़ता नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अंदर किसानों को लेकर लगातार उथल पुथल चल रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है सरकार को। सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ती हुई भी नजर आ रही है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो अभी तक तैयार है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि किसान चाहें जब चाहें और जिस समय चाहें, वो कितनी बड़ी संख्या में आना चाहते हैं वो बैठक यानी बातचीत का जो दौर है वो करने के लिए तैयार है अभी भी। मगर किसान भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी हम बेशक बातचीत कर ले, मगर बातचीत का सलूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उनको भी पता है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर जितने भी बात करें, अभी तक 18 से 19 दिन हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो किसान है वो अभी भी डटे हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि सिंधु बॉर्डर की बात करें या और बॉर्डरों की बात करें, तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली के जो कह सकते हैं जो किसान है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हरियाणा का है, या फिर यूपी का है, या फिर राजस्थान का है, तमाम ऐसे किसान हैं जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को किसी भी तरीके से इस कानून को वापस लेना पड़े। मगर देखना होगा जिस तरीके से बार बार सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत के तरीके से ही सोल्यूशन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बैठकर इसका सोल्यूशन किया जा सकता है, मगर लगभग 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार ने कह सकते हैं प्रदर्शन भी देखा, भूख हड़ताल भी देखी और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी देखा। यहाँ तक कि पंजाब से रैली चलकर पूरी दिल्ली तक आई, दिल्ली का घेराव भी किया। हर तरीके से सरकार देख जरूर रही है, मगर सरकार अभी भी एक ही रणनीति बना रही है, किसी भी तरीके से किसानों को वापस किया जाए, ताकि उनको चाहे वो समझाने के द्वारा हो या फिर उनको कहा जाए कि महिलाएं हैं, आप बच्चे हैं आपके साथ, इनको वापस भेज दिया जाए, या फिर क्या कोरोना काल है तो इसकी तरफ से वापस भेज दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम जाने वाले नहीं है, और सरकार जब तक बिल वापस नहीं यानी कानून वापस नहीं करेगी, कृषि कानून, वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे दिल्ली की सड़कों पर। जी, लेकिन राजीव, जो 10 संगठन कृषि मंत्री से मिले हैं, जिसके बारे में कृषि मंत्री ने खुद जानकारी दी है कि 10 संगठन किसान कानूनों के समर्थन में आए हैं, वो कौन से संगठन है, कौन से किसान है, कितने किसान उनसे जुड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो 8 दिसंबर को भी देखने को मिला था, अमित शाह से कुछ किसान संगठन थे वो भी मिले थे और कहीं ना कहीं बैठकों का दौर था वो भी चला था। मगर एक चीज स्पष्ट है, जब कल का जो क्या कह सकते हैं, कल की जो प्रक्रिया थी किसानों की, यानी कि भूख हड़ताल की, और जिसमें विपक्ष ने पूरी तरीके से साथ दिया था, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी साथ दिया था और जनता से भी अपील की थी कि एक दिन का उपवास रखे। मगर उसी को लेकर कल कृषि मंत्री से भी 10 जो किसान संगठनों के दल थे वो भी मिले। मगर लगातार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है ये चुनिंदा वो दल हैं जो बीजेपी के खुद के दल हैं, यानी कि कह सकते हैं बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के खुद के नेता हैं,
वही किसान सरकार से मिल रहे हैं, ना कि जो किसान संगठनों का दल है, यानी कि जो बड़ा दल है वो नहीं मिल रहा है सरकार से। मगर सरकार को सिर्फ एक ही कहा जा रहा है, हम बेशक आप हमारे किसी भी दल से बात कर लीजिए, जब तक कानून वापस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। मगर जो दल मिल रहा है, यानी कि जो ग्रुप मिल रहा है सरकार से, वो सिर्फ सरकार की खाना पूर्ति कर रहा है, यानी कि सरकार की चापलूसी कर रहा है कि आपने कानून अच्छा बनाया है, अगर जी। कानून आप वापस लेंगे तो हम धरने पर बैठेंगे आपके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से दो दलों के अंदर किसान जो संगठन है या फिर किसान जो प्रदर्शन है, वो दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। और सरकार इसी नीति को अपनाने की कोशिश कर रही थी कि लगातार किसानों को फूट डाले और राज करो, यानी कि अंग्रेजों वाली नीति इस्तेमाल की जा रही थी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब किसान दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार जो दल बात कर रहा है, चाहे वो 10 दल हो या 13 दल हो या उनके 13 नेता हो, वो सिर्फ वही नेता हैं जो बीजेपी के खुद के खेमे के हैं, ना जी। कि जो और दलों के हैं या फिर और जो नेता हैं वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सरकार किसानों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि बेशक आप कितनी भी बातचीत कर लीजिए, जब तक कानून वापस नहीं हम पीछे हटने वाले नहीं है। जी इस बारे में क्या कुछ जानकारी, अगली जो बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच, उसको लेकर के आज रणनीति बनाने का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, कितने बजे वो बैठक होनी है और क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकल सकता है, क्या कुछ इरादा किसानों का फिलहाल? देखिए बिल्कुल ताजा, जिस तरीके से आज जो 12 बजे करीब बैठक होगी, 12 बजे की बैठक के अंदर रोज मंथन होता है कि किसानों को किस तरीके से घेरा जाए, किसानों को सरकार को किस तरीके से प्रेशर दिया जाए, ये सारी रणनीति किसान बनाते हैं। और इसमें तमाम जो संगठन है या दल है वो उनके नेता शामिल होते हैं, और तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। सबको बताया जाता है किस तरीके से हमने आगे की प्रक्रिया अपनानी है। मगर बात करें जिस तरीके से जो किसी कृषि मंत्री से जो दल मिले, यानी कि 10 दल जो मिले थे वो भी आज किसानों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे कि इस कानून से कितना फायदा है, कितना नुकसान है। मगर अभी भी किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है, बेशक वो कितने भी दल बात कर ले, 10 दलों से बात करें, 13 दलों से बात करें या 25 दलों से बात करें, जब तक सरकार वापस कानून नहीं लेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ज्यादा इस प्रदर्शन को और ज्यादा बड़ा बनाएंगे और ज्यादा पूरे देश के अंदर फैलाएंगे, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं फर्क पड़ता नजर आए। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये जो आंदोलन है वो बढ़ रहा है, आज 20वां दिन है जब किसान लगातार सीमा पर डटे हुए हैं, सड़कों पर हैं अन्नदाता, भूख हड़ताल भी की जा चुकी है, टोल फ्री भी किया जा चुका है, हाईवे जाम भी किए जा चुके हैं। लेकिन अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है किसान आंदोलन की तरफ से, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की बात है, अब वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती चल नजर आएगी। क्योंकि आप जब किसानों की बात करें तो आज बेशक 12 बजे करीब उनकी बैठक होगी, बैठक के अंदर अगला दौर जो यानी कि अगली रणनीति क्या होगी वो डिसाइड की जाएगी। मगर एक चीज स्पष्ट है कि किसान जो है वो सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर जितने भी बीजेपी के जो नेता है जी उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा, उनके यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ तक कि जो कहा गया था कि 12 तारीख को के जितने भी नेता हैं बीजेपी के, उनके घरों के बाहर, उनके ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, जिला अधिकारी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। करने की कोशिश भी की थी और वहां पर पुलिस व्यवस्था भी की गई थी और जिनको प्रदर्शन करने नहीं दिया। मगर हाँ, कुछ जगहों पर प्रदर्शन जरूर हुआ था। मगर कहीं ना कहीं अभी भी यही किसान रणनीति बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से हर बीजेपी नेता को या हर कह सकते हैं अधिकारी को घेरा जाए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बन सके। और प्रेशर जब तक नहीं बनेगा सरकार पीछे हटेगी नहीं। और इसीलिए किसान संगठन जितने भी हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार को किसी भी तरीके से घेरा जा सके। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार डटे हुए हैं, सड़कों पर हैं, वहीं कुछ ऐसे भी संगठन हैं, कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो केंद्र सरकार से मिल रहे हैं और जाकर के इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। और इसी के विरोध में यह लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। आज 20वां दिन किसान आंदोलन का, और किसान आज एक अहम रणनीति बनाने वाले हैं सरकार के खिलाफ। ये देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा उस बैठक के बाद। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता राजेंद्र गावित पर छेड़खानी का आरोप लगा है। पालघर से शिवसेना के खासदार राजेंद्र गावित के खिलाफ एक महिला ने मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज करवाने वाली महिला राजेंद्र गावित के मीरा रोड में मौजूद देव मॉर्गन गैस एजेंसी में वो वहां पर काम करती है। जिस महिला ने गावित पर छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया है, उस महिला पर, उसके साथ देव मॉर्गन गैस एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों पर
8 दिन पहले ही राजेंद्र गावित ने नया नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। ऐसी जानकारी नया नगर पुलिस में कार्यरत पुलिस के कर्मचारी ने दी है। शिवसेना नेता हैं राजेंद्र गावित। अब उन पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। एक महिला ने यह आरोप लगाया है जो कि उन्हीं की गैस एजेंसी में काम करती है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कर्मचारियों पर 8 दिन पहले ही राजेंद्र गावित ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। जो महिला है और उसके साथ ही हैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया था और जिसके 8 दिन बाद ही ये मामला जो है वो दर्ज करवाया गया है। महिला ने बताया है कि वो गैस एजेंसी में काम करने के लिए गई तो उसको नौकरी दी गई, लेकिन उसके बाद उसके घर भी आना जाना रहा राजेंद्र गावित का और इस दौरान कई बार उन्हें उकसाया गया। जिस तरीके से ये छेड़खानी का आरोप लगा है और अलग अलग तरीके से उन्होंने ये बताया, पीड़ित महिला ने ये बताया है अपनी शिकायत में कि कब उनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्हें कोशिश की है और कब इस तरीके की जो बातें हैं उनको कही गई हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी शिकायत में दी गई है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि गैस एजेंसी भी राजेंद्र गावित की ही है जिसमें वो काम करते हैं और इससे पहले धोखाधड़ी का आरोप वो लगा चुके हैं। उसके बाद इस तरीके का मामला सामने आया है। शिवसेना नेता पर छेड़खानी का आरोप नया नगर पुलिस थाने में लगाया गया है। इस मामले में शिकायत दी गई है पीड़ित महिला की तरफ से। शिवसेना नेता पर छेड़खानी का आरोप और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस की तरफ से। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन जिस तरीके से महिला वहां पर पिछले काफी समय से काम कर रही थी और बार बार उसके साथ इस तरीके की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगाया है पीड़ित महिला ने और फिलहाल छेड़खानी के मामले में ये एफआईआर दर्ज करवाया गया है। शिवसेना नेता पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता राजेंद्र गावित पर छेड़खानी का यह आरोप है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ पूरा मामला, ये छेड़खानी का जो आरोप लगाया गया, इससे पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है? देखिए, शिवसेना के सांसद जो है राजेंद्र गावित के ऊपर एक महिला ने जो है नया नगर पुलिस स्टेशन में छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में जांच कर रही है पुलिस जी। इस मामले के दर्ज होने से पहले शिवसेना विधायक ने जो है जो महिला काम करती थी जहां, वहां के तमाम 8 कर्मचारियों के ऊपर जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। अब ये मामला क्यों दर्ज करवाया था, इसकी जांच भी जो है नया नगर पुलिस कर रही है। अब दोनों मामले को जोड़कर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है ये मामला सामने आया है कि महिला ने जो है बदले की भावना से इस तरह की चीजें जो है की है। लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पे ये कर रही है कि अभी हम इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद ये सही हो पाएगा कि ये मामला कितना संगीन है। लेकिन जिस तरह से महिला ने वीडियो वायरल करके ये साफ साफ बताया है कि राजेंद्र गावित ने किस तरह से उस महिला के साथ छेड़छाड़ी की और उसको जो है दर्द की। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला दर्ज हुआ है शिवसेना नेता पर, तो उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई हो? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जब मामला दर्ज हो गया है तो ऐसे में पुलिस जो है जांच करेगी। पुलिस ही बता सकती है कि क्या कुछ है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया था उसके एवज में इस तरह के मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाया गया जो बेबुनियाद। क्या इस मामले पर अब उनको विपक्ष ने भी घेरना शुरू कर दिया है या फिर अभी तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई? देखिए, पूरा मामला अभी सुर्खियों में नहीं आया है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिलेगी तो जाहिर तौर पर विपक्षियों के लिए बड़ा मुद्दा है कि इस तरह से किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना, वो तब जब उनकी राज्य में सरकार हो। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरह से
चीजें सामने आएंगे तो मुश्किलें तो बढ़ने वाली। और इस मामले में क्या कुछ जानकारी है? पीड़ित जो महिला है जिसने ये आरोप लगाए हैं शिवसेना नेता पर, वो कब से उनकी गैस एजेंसी में काम कर रही है? देखिए, जो महिला काम कर रही थी, इस तरह की जानकारी मिली कि करीब 2.5 साल से वो महिला वहां काम कर रही थी, लेकिन अक्सर इनका आना जाना हुआ करता था। इस दौरान उनसे कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, इस तरह की जानकारी खुद महिला भी नहीं दे रही है, नहीं पुलिस दे रही है। लेकिन ये जरूर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तफ्तीश के बाद ही सामने खुल के आएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दौरान। और इस बारे में क्या कुछ जानकारी है सत्य प्रकाश? जब पहली बार जिस तरीके से महिला ने बताया, पीड़ित महिला ने, जब पहली बार उनको इस तरीके की बात कही गई, वो कब से कही जा रही थी? क्योंकि 2.5 साल का एक लंबा वक्त वहां पर गैस एजेंसी में काम किया, और जब मामला दर्ज होता है उसके बाद ये इस तरीके का आरोप लगाया जाता है उनके खिलाफ। देखिए, नेताओं को लेकर अक्सर हर चीजें जो है सुर्खियों में रहती है। नेता अगर छोटा भी कुछ काम कर रहा है, खास करके जब वो एक सांसद हो, इस तरह की चीजें होती है तो जरूर बाहर आ जाती है। ऐसे में अगर इस तरह से सांसद के ऊपर आरोप लगता है तो जाहिर तौर पे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। लेकिन अब मुंबई पुलिस आधिकारिक तौर पे जब बोलेगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था और कितने लंबे समय से इस तरह की चीजें चल रही थी। बिल्कुल सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, इसमें अभी तक पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी इस मामले में नहीं दी गई है, लेकिन एफआईआर की कॉपी सामने आई तो इस तरीके से जो शिवसेना नेता पर यह आरोप लगा है, महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, मामला गंभीर है। इस मामले में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला पूरा आखिर है क्या। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री पारा लुढ़कने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे की चादर भी उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है, जिससे न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि हवाई यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कोहरे का भी असर, और लगातार जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से, कब तक ये ठंड ऐसे ही बढ़ती रहेगी?
बिल्कुल, देखिए अगर ठंड की बात करें तो ठंड ने अपना असर जो है दिखाना शुरू कर दिया है और उत्तर भारत सहित पूरे देश में ठंड वो लगातार चलता आ रही है। अगर पिछले 2 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 2 दिन में उत्तर भारत के अंदर 2 से 3 जो कह सकते हैं डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो कल का जो अधिकतम तापमान था चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों का वो 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम न्यूनतम तापमान यानी रात के तापमान की बात करें तो वो 6 से 5 डिग्री के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया, यानी कड़ाके की ठंड जो है वो रात को पड़ती हुई नजर आई। और उसके बाद कोहरा जो है वो सुबह अपना असर दिखाता नजर आ रहा है। मौसम विभाग जो है वो सीधे तौर पर दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ समय में ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी और उत्तर भारत को शीतलहरों का भी सामना जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि अभी पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां पर प्रॉपर ढंग से बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन अगर वहां पर प्रॉपर ढंग से बर्फबारी होती तो उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर और ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल सकता है। इसी वजह से एहतियात बरतने की सलाह यहाँ पर जो मौसम विभाग है वो देता नजर आ रहा है। और फॉग के वक्त यानी धुंध के वक्त लोगों को एहतियात के साथ अपने वाहन चलाने की भी हिदायत यहाँ पर दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है ताकि कम से कम सड़क हादसे हो सके। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है विनीत? जो कोहरा देखने को मिल रहा है, जो फॉग जिस तरीके से आपने बताया कि यातायात, हवाई यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह जरूर दी जा रही है, लेकिन कब तक इस कोहरे से राहत मिल सकती है? कौन कौन से ऐसे दिन मौसम विभाग की तरफ से क्या इस बारे में जानकारी? देखिए सीधे तौर पर अगर आप बात करें तो इस तरह से जो कह सकते हैं कि दिसंबर का माह है और दिसंबर के माह में लगातार ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में जनवरी माह की बात करें तो इसमें और ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ती नजर, क्योंकि सर्द जो है वो पूरी तरह से शुरू होती हुई नजर आ चुकी है। तो ऐसे में अब जनवरी के बाद ही कह सकते हैं कि लोगों को कोहरे से राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में जहां पर भी ज्यादा नहीं होता है, ये पर भी जहां फील्ड होती है या फिर खेत होते हैं वहां पर ज्यादा कोहरा जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे में अब ठंड जो है वो पूरा असर इन इलाकों में दिखाती नजर आएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, सरकारें भी अपील करती नजर आ रही हैं, लोग भी सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं और रात वक्त जब भी आपको सड़क पर कोहरा नजर आए डीपर का इस्तेमाल करें ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को अंदेशा हो सके कि आपकी गाड़ी जो है वो किस दिशा में जा रही है, किस वाहन पर किस दिशा से आ रहे हैं, और ताकि सड़क हादसों में कमी आती हुई नजर आए, क्योंकि अक्सर सड़क हादसे धुंध की वजह से होते हैं, तेज रफ्तारी की वजह से होते हैं। इसी तरह से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा जो है वो और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने बताया है कि मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है, जो अलर्ट जारी किया गया है वो खास तौर पर वाहन चालकों के लिए कि वो पूरा एहतियात जो है वो बरतते हुए दिखाई दे, लेकिन ऐसे कौन कौन से दिन निर्धारित हुए हैं जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है जिनमें ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ज़्यादा धुंध का सामना लोगों को करना पड़ेगा? देखिए इस बाबत तो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन कौन से दिनों में ज्यादा धुंध जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठंड का अनुमान लगाया गया है। जिस तरह से अगर आज के भी तापमान की बात करें तो आज भी चंडीगढ़ और आसपास का तापमान जो है अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है और न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री के आसपास रहने वाला है। हालांकि अगर कल की बात करें तो कल ये तापमान जो है, जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की ओर गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है और 5 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये रात के वक्त की बात की जा रही है, तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक के तापमान की बात करें तो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास तकरीबन 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो लगातार दर्ज किया जा रहा है। यानी मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड इसी तरह से असर दिखाती रहेगी, क्योंकि आकाश में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, सूर्य देवता के दर्शन होते नजर नहीं आ रहे। ये भी ठंड बढ़ने का एक अहम कारण माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनीत, पिछले 2 दिनों से चंडीगढ़ के आसपास सूर्य देवता जो हैं वो दिखाई नहीं दिए हैं, तो ऐसे में इस बारे में क्या कुछ जानकारी है कि ये जो धुंध पड़ रही है इसका क्या कुछ असर अगर बात की जाए किसानों के फसलों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि लगातार किसान एक तरफ आंदोलन पर हैं और दूसरी तरफ ये धुंध का कहर, ठंड भी पड़ रही है।
देखिए, गेहूं की फसल की बात करें तो इस वक्त गेहूं की फसल की जो बिजाई है वो ढंग से पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में हो चुकी है, और ऐसे में गेहूं की फसल जो है वो ज्यादा नजर आती है। ज्यादा ठंड पड़ती है, औस गिरती है, तो उसमें ये फसल जो है वो ज्यादा पनपती हुई नजर आती है। और जैसे 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी भी होती नजर आई है, तो इससे फसलों को कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। फसलों के लिए तो फिलहाल ये ठंड जो है ये कहीं ना कहीं लाभदायक बनी जा रही है, लेकिन हाँ, अगर कोहरा ज्यादा पड़ता है तो फिर फसलों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्दी की ऋतु जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड भी बढ़ती नजर आएगी और शीतलहरों का सामना जो है वो भी उत्तर भारत को करना पड़ सकता है। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए उत्तर भारत में अब ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लोगों को अब शीतलहर का भी जल्द ही सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल।